गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए साइंस की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके बायोलॉजी का लेसन है, आपका पौधों एवं जंतुओं में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका पार्ट 2 मैं आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको इसका जो पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो पार्ट ना देखा हो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी अभी तक बायो की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई हैं। आपको चैनल पर जाना है, जब आप चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको सारी वीडियो जो है वो लाइन बाय लाइन मिल जाएंगी। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने बायो की क्लास नहीं ली है शुरू से तो आप चैनल पर जाकर उन क्लासेस को ले सकते हैं। चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पौधों में लैंगिक जनन। तो इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में जो आपका अलैंगिक जनन होता है उसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पौधों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं पौधों में लैंगिक जनन होने की। तो यहाँ पर हम इसी टॉपिक पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो कि है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा हैप्लॉयड जनन कोशिकाएं या युग्मक बनते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। आपका कौन कौन सा, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये आपके बनते हैं। फिर आपको इसमें लिखा है कि एक नर व एक मादा युग्मक के मिलने से डिप्लॉयड युग्मक यानी ज़ायगोट बनता है जो बारंबार विभाजित होकर बीज बनाता है। बीज नए पौधे को जन्म देता है। यानी आपका जो लैंगिक जनन होता है इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में आपके नर और मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से ही आपका लैंगिक जनन होता है। अगर आप इसको एकदम सरल भाषा में लिखना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका लैंगिक जनन होता है यानी जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें आपका नर और मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से लैंगिक जनन आपका होता है। यानी जो आपका मेल होता है और फीमेल होता है उनके मिलने से उनके युग्मक के निषेचन से ही जो है वो आपका लैंगिक जनन होता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपका निषेचन की प्रोसेस हो जाती है, निषेचन आपका हो जाता है तो उसमें बीज बनता है और बीज से क्या होता है, नए पौधे का जन्म होता है। ये आपका किसके द्वारा होता है, ये आपका होता है लैंगिक जनन के द्वारा। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंगिक जनन को निम्नलिखित 4 चरणों में बांटा जा सकता है। तो जो आपका लैंगिक जनन होता है, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है युग्मक जनन। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है युग्मक जनन। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका लिखा हुआ है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। यानी जो आपका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, आपकी युग्मक कोशिका का निर्माण होता है। जो युग्मक कोशिका का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे आपका कहा जाता है युग्मक जनन आपका कहा जाता है। और ये आपका कितने प्रकार का होता है, इसमें भी आपका ये 2 टाइप का आपका होता है युग्मक जनन। कौन कौन सा, इसमें आपका फर्स्ट हो जाता है नर युग्मक जनन और दूसरा आपका हो जाता है मादा युग्मक जनन। तो नर युग्मक जनन में क्या होता है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर युग्मक जनन क्रिया पुंकेसरों में होती है तथा पराकण या नई नर कोशिकाएं आपकी बनती हैं। तो जो आपका नर युग्मक जनन होता है ये कहाँ पे होता है, ये क्रिया आपकी पुंकेसर में होती है और इससे क्या होता है, नर कोशिकाएं आपकी बनती है। यानी जो आपकी मेल सेल्स होती हैं वो आपकी यहाँ पर बनती हैं। फिर दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मादा युग्मक। तो मादा युग्मक जनन क्रिया क्या होती है, स्त्री केसर के बीजांडों में होती है और अंड का निर्माण करती है। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपका जो
आपका लैंगिक जनन था उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो इसका दूसरा पार्ट आपका क्या है, दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है परागण। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है परागण। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका लिखा हुआ है कि परागणों का पराग कोशों से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकांग तक पहुँचने की क्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। तो परागण आपकी क्या होती है, परागण की आपकी प्रोसेस क्या होती है कि परागण की क्रिया जब उसी पुष्प में हो जाती है जो आपके पुष्प में जो फूल पाए जाते हैं उसी में आपका जो है ये परागण की प्रोसेस होती है। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि परागणों का पराग कोशों से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकांग तक पहुँचने की क्रिया आपकी परागण कहलाती है। फिर आपका लिखा हुआ है निषेचन। यहाँ पर आपका थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, आप इसको सही कर लीजिएगा। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है निवेचन, तो आपका यहाँ पे निवेचन नहीं होगा, आपका यहाँ पर होगा निषेचन। क्या होगा आपका यहाँ पर लिखा जाएगा निषेचन, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ये आपका होगा। तो आपका निषेचन क्या होता है इसके बारे में आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निषेचन के बारे में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर तथा मादा युग्मक केंद्रकों के मिलने से द्विगुणित युग्मज जाइगोट का निर्माण होता है। यानी आपका जो निषेचन है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नर युग्मक जो आपका मेल गैमेट होता है, जो आपका मेल गैमेट होता है वो मादा युग्मक के पास पहुंचता है तथा उसके साथ शैलित होकर यानी फ्यूज़ हो जाता है, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को आपका निषेचन कहा जाता है। क्या होता है आपका जो आपका निषेचन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होती है, जो आपका नर युग्मक होता है, जो आपका मेल गैमेट होता है, और वो क्या करता है, वो मादा जो आपके फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचता है और उसके साथ फ्यूज़ हो जाता है यानी उसके साथ मिल जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को आपका कहा जाता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और निषेचन जो जब निषेचन की प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बीज का निर्माण होता है, और फिर उसके बाद किसका निर्माण होता है, उसके बाद आपका फल का निर्माण होता है। तो ये आपकी हो जाती है निषेचन की क्रिया। देखिए आपका यहाँ पर बीज बना और फिर इसके बाद आपका फल और बीजों का निर्माण होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है पौधों का लैंगिक जनन। तो पौधों के लैंगिक जनन में आप कितने पार्ट में आपका डिवाइड किया गया, इसको 4 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है युग्मक जनन, फिर आपका है परागण, निषेचन और बीजवा फलों का निर्माण। ये 4 जो चीज़ें हैं आपकी किसके अंतर्गत आ जाती हैं, ये आपकी आ जाती हैं लैंगिक जनन के अंतर्गत, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ये आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि पुष्प जो आपके पुष्पी पौधे होते हैं यानी जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आपका लिखा हुआ है आदर्श पुष्प की संरचना। आपका यहाँ पे क्या लिखा है, आवृत बीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। यानी जो पौधों में जो आपके मेल और फीमेल जननांग होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं, वो आपके पुष्पों में स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं, आपके पुष्प में स्थित होते हैं यानी फूलों में स्थित होते हैं। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है पुष्प को रूपांतरित शाखा कहते हैं। जो पुष्प होता है उसको क्या कहते हैं, रूपांतरित शाखा कहते हैं। पुष्प जनन इकाई है, इसमें निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं। तो जो आपका पुष्प होता है इसमें कितने चक्र होते हैं, इसमें 4 चक्र होते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बाह्यदल पुंज। क्या लिखा हुआ है आपका, बाह्यदल पुंज। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका लिखा हुआ है कि हरे रंग की पत्ती सदृश रचनाओं का चक्र या पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करती है। यानी जो फूल के बाहर, जो फूल आपने ये देखा होगा, फूल जब आपका यहाँ पर नीचे की साइड पे कुछ हरा हरा सा रहता है तो ये क्या करती है, ये बाहरी जो आपके बाहरी जो होते हैं आपका आवरण, वो भीतरी चक्रों की रक्षा करती है। जो फूल के आपका बाहरी जो बाहर वाला जो पार्ट होता है और भीतर के अंदर जो भी सारी चीज़ें होती हैं, जो बाहरी वाला पार्ट होता है वो अंदर वाली चीज़ों की रक्षा करते हैं। ये पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करते हैं। जो आपका बाह्यदल पुंज होता है, जो आपका बाहर लगा होता है फूलों में, ये आपका होता है, ये क्या करता है, भीतरी चक्रों की ये रक्षा करते हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दल पुंज। दल पुंज आपका क्या होता है, दल पुंज आपका होता है रंगीन परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करता है। तो जो दल पुंज होता है ये रंगीन होता है, ये क्या करता है, ये जब आपकी परागण की प्रोसेस होती है उसके लिए कीटों को क्या करता है, आकर्षित करता है, कीटों को बुलाता है अपने पास, ये आपका होता है दल पुंज। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पुमंग या एंड्रीशियम। क्या लिखा हुआ है, पुमंग या एंड्रीशियम। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका नर जनन अंग होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। यानी जो आपका पुंकेसर होता है वो क्या होता है, ये आपका पौधों का जो होता है ये मेल
रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, जो आपका पुंकेसर होता है, जिसे हम स्टामेन कहते हैं इंग्लिश में। जो आपका पुंकेसर होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्टामेन। क्या कहते हैं? स्टामेन। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, ये आपका पौधों का मेल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है। जो आपका पुंकेसर होता है, जो आपका स्टामेन होता है, ये पौधों का मेल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है कि पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश होता है। परागकोश या एंथर के अंदर नर युग्मक या परागण बनते हैं। परागण में एक सूत्री नर केंद्रक होता है। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है परागण में एक सूत्री नर केंद्रक होता है। तो जो आपकी परागण की प्रोसेस होती है उसमें एक सूत्री नर केंद्रक होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जायांग या गाइनीशियम। क्या लिखा हुआ है? जायांग या गाइनीशियम। इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपका मादा जनन अंग, इसकी प्रत्येक इकाई को आपका अंडप या कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप या कार्पेल कहते हैं। कार्पेल का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, जिसमें बीजांड या ओवल्यू होता है। बीजांड में मादा युग्मक का अंड बनता है, बीजांड से बीज बनता है और अंडप या अंडाशय से फल बनता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया। तो आपका यहाँ पर एक फिगर भी बना हुआ है फूल का। फूल की आपको यहाँ पर संरचना दी गई है। आपका यहाँ पर जो आपका ये फूल का जो आपका ये वाला भाग होता है, जो आपका यहाँ पे ये बाहरी वाला जो भाग होता है आपका ये बना हुआ है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक, इसको क्या कहा जाता है? इसको आपका जायांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायांग यानी पिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायांग या पिस्टल कहा जाता है। जो आपके फूल का बाहर का ये वाला भाग होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना जायांग, इसको जायांग या पिस्टल कहते हैं। फिर इसके बाद आपका जो आपका यहाँ पर जो ये फूल का जो ये वाला पार्ट यहाँ पर बना हुआ है, जो यहाँ पर ये बना है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? फिर इसके बाद आपका यहाँ पे जो आपके यहाँ पर जो आपका यहाँ लिखा हुआ है अंडाशय, जो आपका ये वाला पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें आपका अंडाशय होता है। इसको क्या कहते हैं? आपका ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ओवरी कहते हैं। ये आपका अंडाशय होता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर ये आप देखिए, आपका ये बाह्य दल होता है, जो आपको मैंने अभी बताया ना बाह्य दल पुंज आपका। तो ये आपने देखा होगा फूल की, जब आपका फूल की जो पंखुड़ी होती है उसमें आपने ऊपर की तरफ आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी आकृति बनी होती है। तो आपका ये बाह्य दल होता है। ये क्या करता है? आपके यहाँ पर ये हरी पत्ती की तरह इसकी कुछ संरचना होती है। ये पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करता है, जो आपका बाह्य दल होता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है पराकोश। यहाँ पर आप देख पा रहे ये पराकोश। तो पराकोश आपका क्या होता है? पराकोश आपका ये वाला पार्ट होता है, जो आपके फूलों का ये पार्ट यहाँ पर बना है, जो आपका यहाँ पर छोटा सा गोल सा बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पराकोश। क्या कहते हैं इसे आपका ये आपका पराकोश होता है। ये आपका एंथर होता है। क्या होता है? एंथर होता है। तो जो आपका पुंकेसर होता है, आपका जो पुंकेसर होता है, जो आपका स्टामिन होता है, ये आपका पौधों का क्या होता है? मेल जनन पार्ट होता है, यानी जो मेल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, जो आपका पुंकेसर होता है। और पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पुंकेसर आपके दो भाग होते हैं। जैसे आपका मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा फिगर बनाकर बताती हूँ। जैसे कि आपका मान लीजिए ये आपका है, इसमें आपके कुछ इस तरह से यहाँ पर आकृति ये बनी होती है। तो यहाँ पर जब पौधे फूल में जो होते हैं, आपका कुछ इस तरह से आकृति यहाँ पर ऐसे इस तरह से बनी होती है। आपकी इस तरह से यहाँ पर ये आकृति बनी होती है। तो जो आपका ये वाला जो ये पार्ट होता है पूरा, इसको क्या कहा जाता है? इसको आपका पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टामिन कहा जाता है। और जो आपका ये ऊपर की तरफ ये जो छोटा सा बना होता है इस तरह सा गोला सा, इसको क्या कहा जाता है? इसको आपका कहा जाता है पराकोश। क्या कहा जाता है? पराकोश या एंथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? इसको पराकोश या एंथर इसको कहा जाता है। और जो आपका इसका नीचे वाला ये वाला पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको तंतु कहते हैं या फिलामेंट। क्या कहते हैं? तंतु या फिलामेंट कहते हैं। तो आपका यहाँ पर फिगर में भी बना हुआ, आप यहाँ पर देख पा रही है, जो आपका ये वाला चीज़ यहाँ पर बना है, ये आपका क्या होता है? ये आपका तंतु होता है। क्या होता है? फिलामेंट होता है। और जो आपका ये ऊपर जो आपका ऊपर ये गोल सा बना होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको पराकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? पराकोश या एंथर कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसको भी आपको यहाँ पर समझना होगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर एक फूल की ये
संरचना बनकर यहाँ पर तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये समझना होगा। तो जो आपका परागकोश होता है, जो आपका एंथर होता है, ये क्या करता है, ये परागण का उत्पादन करता है। जो आपका ये परागकोश होता है, ये क्या करता है, परागण का निर्माण करता है। ये पीले रंग में होता है और परागण के अंदर आपके दो मुख्य जनन कोशिकाएं और आपका एक पॉलिन न्यूक्लियस भी होता है। तो जो आपका परागण होता है, इसमें जो आपका परागकोश होता है, उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका परागण का उत्पादन होता है। जैसे आपका यहाँ पर इस तरह से ये बना होता है, इसमें आपका इस तरीके से बना होता है। तो यहाँ पर आपकी छोटी छोटी यहाँ पर दो सेल्स होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ये पीले रंग की होती हैं सेल्स। और ये जो होती है आपकी जनन यानी रिप्रोडक्शन सेल्स होती हैं। और इसमें आपका दो आपका यहाँ पर रिप्रोडक्शन सेल्स होती हैं और एक आपका पोलन न्यूक्लियस भी होता है। तो ये आपका हो जाता है पौधों फूलों की संरचना के बारे में। अब इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है परागण यानी पॉलिनेशन। क्या लिखा हुआ है आपका, परागण यानी पॉलिनेशन। क्या लिखा हुआ है आपका, परागण की परिभाषा आपको यहाँ पर बताई गई है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी परागण की परिभाषा क्या होती है। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि पराग कोशों में परागण बनने के बाद आवश्यक है कि परागण के नर केंद्रक मादा युग्मक तक पहुँचे। यानी जो आपका पराग कोश होता है, जब उसमें परागण बन जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि जो आपका परागकण बना है वो कहाँ तक पहुँचे, वो नर केंद्रक जो है वो आपका कहाँ तक पहुँचे, मादा युग्मक तक पहुँचे। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुष्प के परागकोश से परागण के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसकी लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा कि पुष्प के परागकोश से पराग कणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र, यानी वर्तिकाग्र आपका क्या होता है, स्टिग्मा होता है, जो आपका स्टिग्मा होता है वहाँ पर पहुँचे। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को आपका कहा जाता है परागण यानी पॉलिनेशन आपका इसको कहा जाता है। यानी जो आपका पुष्प का जो पराग कोश होता है, यानी जो आपका एंथर होता है, पराग कोश होता है, उसमें आपका परागणों के उसी पुष्प यानी जो पराग कोश होता है, परागकोश के परागणों के उसी पुष्प या दूसरे पौधों के किसी पुष्प, यानी या तो उसी पौधे का फूल हो या दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। ये आपकी यहाँ पर हो गई परागण की डेफिनेशन। अब आपको यहाँ पर परागण के टाइप्स बताए गए हैं, क्या होते हैं आपका यहाँ पे लिखा हुआ है परागण के टाइप्स यानी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। आपका जो परागण होती है उसकी क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो आपका हो जाता है स्वपरागण यानी आपका सेल्फ पॉलिनेशन, और आपका दूसरा हो जाता है पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। आपका यहाँ पर पहला लिखा हुआ है स्वपरागण। तो स्वपरागण क्या होता है आपका, इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है स्वपरागण। तो स्वपरागण में आपका क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी आपका स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण में आपका ये होता है जो आपके पुष्प होता है, पुष्प के जो परागकण होते हैं उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प, जैसे आपका यहाँ पर ये देखिए, आपका यहाँ पर स्वपरागण के बारे में आपको बताया गया। जैसे आपका ये देखिए, ये आपका ये पुष्प है, ये आपका एक ही तो पेड़ है, एक ही पेड़ है, इसमें आपके कई सारे फूल यहाँ पर निकले हुए हैं। देखिए ये लिखना हुआ यहाँ पर। तो आपका यहाँ जो आपका स्वपरागण होता है ये क्या होता है, ये एक ही पुष्प के आपका पौधा एक ही रहता है। जैसे एक पौधा होता है उसमें कई सारे फूल निकले रहते हैं। तो स्वपरागण में क्या होता है, आपका स्वपरागण में होता है कि एक पुष्प के परागकण जो है उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। जैसे आपका यहाँ पर ये आपका है, यहाँ पर आपका जो आपका परागकण है ये आपका यहाँ परागण है, यहाँ से आपका ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका स्वपरागण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ये वही पौधा है और ये आपका एक ही पौधा, लेकिन इसमें कई सारे फूल निकले हैं। तो आपका जो स्वपरागण होता है वो आपका एक ही पेड़ में रहता है और उसी पेड़ के जो फूल होते हैं उन्हीं में आपका ये होता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे आपका स्वपरागण कहा जाता है। लेकिन जो आपका यहाँ पर आपका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे आपका उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है सदाबहार, पैंजी, गुल मेहंदी, मूंगफली और वह
खट्टी फूटी, ये आपका इसके एग्जाम्पल दिए गए। तो ये जितने भी सारे आपके यहाँ पर नाम दिए गए पौधों के, गुलमेहंदी हो गया, मूंगफली हो गया, तो इनमें क्या होता है, इनमें स्वपरागण होता है, यानी इनका जो फूल होता है, ये इनका जो परागण होता है वो आपका इन्हीं पौधों में आपका एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जाते हैं, ये दूसरे पौधे में नहीं जाते हैं। ये आपका पौधा एक ही रहता है, लेकिन जो पौधों में ढेर सारे फूल निकले रहते हैं, जैसे आपका यहाँ पर परागण हुआ, यहाँ पर परागण होने के बाद ये आपका दूसरे फूल वाले पर आ गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका स्वपरागण कहलाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आपका दूसरा लिखा हुआ है पर परागण। तो पर परागण आपका क्या होता है, इसमें आपका एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, आपका फूलों का जो जाति होगी, जो आपका उनका प्रजाति होगी वो सेम होगी, लेकिन पौधे आपके अलग अलग होंगे। जैसे आपका एक ये पौधा है, दूसरा आपका ये पौधा है, तो यहाँ पर परागण आपका हुआ और ये परागण आपका आकर इस वाले पेड़ पर आ गया, इस वाले पौधे के पुष्प पर आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पर परागण, यानी आपका क्रॉस पॉलिनेशन आपका यहाँ पर होगा। जो इससे पहले आपका स्वपरागण था वो आपका एक ही पौधे के पुष्पों पर हो रहा था, लेकिन जो आपका पर परागण होता है, यानी जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये आपका एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाता है, लेकिन जो आपका स्वपरागण होता है वो आपका एक फूल से दूसरे फूल में जाता है। तो इन दोनों में आपको अंतर ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाता है पर परागण। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर परागण के लिए परागणों को अन्य पुष्पों पर पहुँचने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। यानी जो आपका पर परागण होता है, आपको पर परागण जो आपका एक पौधे से दूसरे पौधों के पुष्पों में जाता है, तो उनको यहाँ पर जाने के लिए किसी न किसी साधन की जरूरत होती है। तो वो साधन क्या हो सकते हैं, वो साधन आपका कीट हो सकता है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, पक्षी या जंतु, ये सारे इसके साधन हो सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर परागण हुआ, तो इस परागण को यहाँ पर लाने के लिए किसी भी साधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो साधन आपके क्या हो सकते हैं, या तो कीट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कीट है आपका कोई, यहाँ पर आकर बैठा, यहाँ पर जो परागण हुआ यहाँ पर आकर बैठा, तो वो यहाँ से आकर फिर आपका यहाँ पर आकर बैठेगा, तो ये आपका एक साधन ही तो बनेगा पर परागण के लिए। तो पर परागण के लिए आपका साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया पर परागण के बारे में। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सूरजमुखी, गेंदा, साल्विया आदि में कीट परागण होता है। तो जो आपका सूरजमुखी आपने देखा होगा, उस पर आपने देखा होगा कि कई सारे जो कीट होते हैं वो बैठे रहते हैं, वो इनके एग्जाम्पल आपके होते हैं जो आपका पर परागण होता है। तो सूरजमुखी, गेंदा, साल्विया आदि में कीट परागण होता है। मक्का, गेहूँ, धान व सभी घास में वायु परागण पाया जाता है। आम, बबूल, सेमल आदि में गिलहरी व चिड़ियों द्वारा कदम पर, कदनार में चमगादड़, ऑर्डिक्स में घोंघों द्वारा परागण होता है। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई किसमें किस तरीके किन साधनों के द्वारा परागण होता है। तो जो आपका फूल होता है उसमें किसके द्वारा होता है, उसमें आपका कीट के द्वारा होता है। और जो आपके मक्का, गेहूँ, धान वगैरह हो गई, किसके इसमें परागण किसके जरिए होता है, वायु परागण इसमें होता है। और जो आपके पेड़ हो गए उनमें परागण जो है वो आपका किसके द्वारा होता है, आपका जो बबूल, सेमल, इसमें गिलहरी और चिड़ियों के द्वारा जो है वो परागण होता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब चलिए देखते हैं क्या लिखा। अब आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, स्वपरागण और पर परागण में अंतर क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है स्वपरागण क्या होता है और पर परागण क्या होता है। तो इसमें आपको अंतर आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ही पुष्प में या एक ही पौधों में दो पुष्पों के बीच होता है। यानी जो आपका स्वपरागण होता है, मैंने आपको बताया ना कि पौधा तो आपका एक ही होगा, लेकिन उसमें जो पुष्प निकले होते हैं, जो फूल निकले होते हैं, तो एक ही पौधा होता है और दो फूलों के बीच में आपका स्वपरागण होता है। पौधा तो आपका एक ही होगा, लेकिन जो उसमें ढेर सारे फूल निकले होते हैं, तो दो फूलों के बीच आपका स्वपरागण होता है। लेकिन पर परागण क्या होता है, पर परागण आपका दो अलग अलग पौधों में लगे फूलों के बीच होता है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो आपका स्वपरागण होता है वो आपका एक ही पौधों के दो अलग अलग फूलों में होता है। जैसे आपका एक पौधा है और एक पौधे में कई सारे फूल निकले हुए हैं, तो उन दो फूलों के बीच में आपका होता है। लेकिन जो आपका पर परागण होता है ये आपका दो अलग अलग पौधों के बीच में होता है, दो अलग अलग पौधों पर लगे फूलों के बीच में आपका होता है पर परागण। दूसरा आपका क्या लिखा है, किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। तो जो आपका स्वपरागण होता है, यानी जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसमें किसी भी साधन की, किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो आपका पर परागण होता है, जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसमें आपको साधन की ज़रूरत पड़ती है, यानी सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। और
के दूसरे फूलों पर पहुंचने के लिए आपको वायु, जल, कीट या जंतु की आवश्यकता होती है। किसमें? पर परागण में। लेकिन आपको जो स्व परागण होता है उसमें किसी भी साधन, किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तीसरा पॉइंट आपका क्या लिखा हो कि स्वपरागण के लिए एक पुष्प के पुमंग तथा जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जो आपका स्वपरागण होता है उसमें एक पुष्प के पुमंग तथा जायांग जो हैं वो एक साथ परिपक्व होते हैं। लेकिन जो आपका पर परागण होता है इसमें क्या होता है, एक ही पुष्प के पुमंग व जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं ताकि स्वपरागण ना हो सके। अगर आपका इसमें भी एक ही हो जाएंगे तो आपका इसमें स्वपरागण हो जाएगा। लेकिन जो आपका पर परागण होता है इसमें आपके पुमंग और जायांग जो हैं वो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका स्वपरागण होता है इसमें आपके पुमंग और जो जायांग होते हैं वो साथ में ही परिपक्व हो जाते हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर आपका फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है? फोर्थ पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वपरागण वाले पुष्प छोटे तथा कम आकर्षक होते हैं और इनमें मकरंद नहीं होता है। जो आपके स्वपरागण होते हैं छोटे पुष्प तथा कम आकर्षक होते हैं। तो जो आपका स्वपरागण होता है इनके जो पुष्प होते हैं बहुत ही छोटे और कम आकर्षित होते हैं और इनमें मकरंद नहीं होता है। लेकिन जो आपका पर परागण होता है, पर परागण के लिए पुष्प चटकीले रंग के होते हैं और उनमें मकरंद होता है। ये आपका यहाँ पर स्वपरागण और पर परागण में अंतर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं, यानी एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इनके क्या लाभ हैं, क्या एडवांटेज है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वपरागण के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो आपका स्वपरागण होता है यानी जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें किसी भी बाहरी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए विशेष उपक्रमों जैसे रंग, गंध या मकरंद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर कीट पतंगों को आकर्षित करना है तो इसके लिए आपको किसी भी रंग, गंध या मकरंद उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं होती है आपका स्वपरागण में। और स्वपरागण द्वारा पैतृक गुणों को बनाए रखता है। जो आपका स्वपरागण होता है ये पैतृक गुण को बनाए रखता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया। इसके आपका यहाँ पर लाभ हो गए जो आपका स्वपरागण होता है। अब स्वपरागण की कुछ हानियाँ भी होती हैं। जब लाभ हैं तो हानियाँ भी होंगी, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं क्या है आपका यहाँ पर लिखा हुआ कि स्वपरागण से हानियाँ यानी डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। आपका यहाँ पर लिखा है कि स्वपरागण से बने बीजों से उत्पन्न पौधे दुर्बल होते हैं। ये आपका सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। इससे जो भी बीज बनते हैं, जो भी बीज उत्पन्न होते हैं बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही दुर्बल होते हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया। और पौधों में विभिन्नताएं नहीं होती हैं और पौधों में नए लक्षणों का विकास भी नहीं होता है। तो ये आपका इसका हो गया डिसएडवांटेज यानी इसकी हानियाँ हो गई। दो हानियाँ आपको यहाँ पर बताई गई है स्वपरागण की। एक तो इनके बीज जो हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं, बहुत ही दुर्बल होते हैं और इनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं और पौधों के लक्षणों का विकास भी नहीं होता है आपका स्वपरागण में। तो ये आपका हो गया इसका आपका डिसएडवांटेज यानी हानियाँ। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर लिखा है पर परागण के साधन, यानी जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन है इसके क्या मेथड हैं, क्या साधन है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर परागण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतुओं द्वारा होता है। यानी जो आपका पर परागण होता है यानी जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है किसके किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है और जंतुओं द्वारा होता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो आपका कीट परागण है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कीट परागण। तो आपका कीट परागण क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आपका जो कीट आपका होता है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कीट परागण यानी आपका लिखा हुआ है एंटेमोफिली। क्या लिखा हुआ है? एंटेमोफिली। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर? एंटेमोफिली। जो आपका कीट परागण होता है इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंटेमोफिली। इसमें क्या होता है कि कीट परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जो आपका कीट के द्वारा परागण होता है उसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो जो आपका कीट परागण होता है इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं? इसमें आपका लिखा हुआ है कि कीट परागित पुष्प या तो आकार से बड़े होते हैं और ये समूह में पाए जाते हैं। तो जो आपका कीट परागण होता है उसमें जो पुष्प होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और ये समूह में पाए
पाए जाते हैं, जैसे आपका सूर्यमुखी हो गया। फिर दूसरा आपका यहाँ पर लिखा कि पुष्प के दल प्रायः बड़े, रंग बिरंगे, आकर्षक तथा भड़कीले होते हैं। तो जो आपका कीट परागण होता है उसमें जो पुष्प का दल होता है वो प्रायः बड़ा होता है, रंग बिरंगे होते हैं, आकर्षक होते हैं और भड़कीले होते हैं। तीसरा आपका पॉइंट लिखा हुआ है कि रंग बिरंगे पुष्पों में कीट परागण होता है। तो जो आपके रंग बिरंगे फूल होते हैं उनमें कौन सा परागण होता है? तो जो आपके रंग बिरंगे फूल होते हैं उसमें आपका कीट परागण होता है। कभी कभी आपका जो दलपुंज के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग रंगीन होकर भड़कीले और आकर्षक हो जाते हैं, जैसे आपका बोगेनविलिया आपका होता है। जो आपका बोगेनविलिया होता है, बोगेनविलिया में सहपत्र, और फिर इसके बाद आपका मुसेंडा में एक बाह्य दल, बबूल में पुमंग आदि रंगीन होते हैं। ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि जो आपके रंग बिरंगे पुष्प होते हैं उसमें जो आपका जो रंग बिरंगे पुष्प होते हैं उसमें परागण किसके द्वारा होता है? उसमें कीट परागण आपका होता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा कि रात्रि में खिलने वाले पुष्पों में सुगंध कीटों को आकर्षित करती है। यानी जो आपके रात में फूल खिलते हैं, जैसे कि आपका होता है रात रानी का फूल, आपने देखा होगा रात रानी का जो फूल होता है वो रात में ही खिलता है और उसमें बहुत ही सुगंध होती है। तो जो सुगंध होती है फूलों में वो क्या करती है? वो कीटों को आकर्षित करती है। तो इसी से आपका क्या हो जाता है? कीटों के द्वारा इसमें आपका परागण होता है। ये आपको यहाँ पर जो आपका कीट परागण होता है इसकी विशेषताएं आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो आपकी एक ये भी विशेषता होती है कि जो पुष्पों में सुगंध होती है, जो महक होती है, इससे क्या होते हैं? कीट जो है वो आकर्षित होते हैं। फिर इसके बाद आपका लिखा है कि कीट से परागण के लिए पुष्पों में मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं। कीट मकरंद की खोज में अनायास ही परागण कर जाते हैं। तो जो कीट होते हैं वो परागण के लिए पुष्पों में कीट से परागण के लिए क्या होता है? जो पुष्प होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? उसमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं। और मकरंद ग्रंथियां क्या करती हैं? ये आपको जो आपके कीट होते हैं इसी मकरंद की खोज में जो है वो आपका परागण कर जाते हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका लिखा कि कुछ पुष्पों के परागण कीटों का भोजन होते हैं। तो जो कुछ पौधे होते हैं, जो कुछ फूल होते हैं, फूलों के जो परागण होते हैं वो क्या होते हैं? कीटों का भोजन भी बनते हैं। अतः भोजन की तलाश में भी जो है कीटे परागण क्रिया कर जाते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर इसकी एक विशेषता हो गई। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि कीट परागण वाले पुष्पों में वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है, जिससे परागण आसानी से इनसे चिपक जाते हैं। यानी जो आपका कीट परागण होता है उसमें पुष्पों का जो वर्तिकाग्र होता है, यानी जो पुष्प का जो आपका वर्तिकाग्र होता है, यानी जो फूलों का आपका स्टिग्मा होता है वो चिपचिपा होता है, जिसके कारण जब कीट आते हैं तो उसमें आसानी से चिपक जाते हैं। तो इसके कारण भी आपका कीट परागण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कीट परागण की विशेषताएं बताई गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका वायु परागण होता है, यानी आपका एनिमोफिली होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपका यहाँ पर लिखा हुआ वायु परागण यानी एनिमोफिली। तो एनिमोफिली की क्या विशेषताएं होती है? इसमें जो आपके पुष्प होते हैं वो छोटे तथा समूह में लगे रहते हैं। और इसमें आपका दूसरा क्या लिखा है कि वायु द्वारा परागण वाले पुष्प रंग, सुगंध तथा मकरंद रहित होते हैं। बाह्य दल तथा दल प्रायः छोटे या अनुपस्थित होते हैं, जिसके परागण सुगमता से बिना अवरोध के गंतव्य तक पहुंच सके। यानी जो आपका वायु परागण होता है, यानी आपका जो एनिमोफिली होता है, इसमें आपका क्या होता है कि वायु द्वारा परागण आपका इसमें होता है। यानी जो भी पुष्प होता है उसमें रंग, सुगंध और मकरंद, ये मकरंद रहित होते हैं। जो वायु द्वारा परागण होता है इसमें पुष्प का रंग, सुगंध और मकरंद, ये मकरंद रहित होते हैं। और जो इनका बाह्य दल होता है और जो दल होता है ये छोटे होते हैं, या तो छोटे होते हैं या तो होते ही नहीं हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर जिससे क्या होता है कि परागण की जो सुगमता से बिना अवरोध के गंतव्य तक पहुँच जाता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिपक्व पुष्प में वर्तिका के लंबे हो जाने के कारण वर्तिकाग्र पुष्प से बाहर आ जाती है और वर्तिकाग्र रोमल होती है, जिससे परागणों को सुगमता से ग्रहण कर सके। आपको यहाँ पर क्या बताया गया है? आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका पुष्प होता है वो जो पुष्प में वर्तिका होती है वो लंबी होती है। और लंबी होने के कारण क्या हो जाता है? जो आपका वर्तिकाग्र होता है, जो आपका स्टिग्मा होता है, वो पुष्प से बाहर आ जाता है। और जब वो पुष्प से बाहर आ जाता है तो परागण की जो प्रोसेस होती है, जो वायु के द्वारा परागण होता है, वो सुगमता से उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से जो है वो वायु परागण आपका इनमें हो जाता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा है कि जो आपके पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर के
पुंतंतु लंबे होते हैं, यानी जो आपके पुंकेसर होते हैं उनके पुंतंतु लंबे होते हैं वायु परागण में। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा कि परागण अत्यधिक मात्रा में बनते हैं क्योंकि वायु के माध्यम में इनकी हानि बहुत अधिक होती है। परागण हल्के, शुष्क एवं जलरोधी होते हैं। कुछ पौधों में परागण पंखयुक्त होते हैं ताकि ये वायु में आसानी से उड़ सके। उदाहरण के लिए चीड़, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा तथा घासों में वायु परागण होता है। तो आपको ये लाइन बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। जो आपका वायु परागण होता है इस आपका किस में होता है? आपका चीड़, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा तथा घासों में ये आपका कौन सा परागण होता है? आपका इसमें वायु परागण होता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है जल परागण। तो आप जल परागण के बारे में हम जान लेते हैं। जल परागण किस तरीके से आपका होता है, यानी हाइड्रोफिली आपका किस तरीके से होता है। तो जलीय पौधों में जल परागण होता है। इन पौधों के पुष्प जल के अंदर जिस तल पर रहते हैं, परागण अपने घनत्व के कारण उसी तल पर तैरते रहते हैं और मादा जननांगों के संपर्क में आने पर परागण कर देते हैं। यानी जो आपके जल का आपका परागण होता है, क्या होता है? जलीय पौधों में जल परागण होता है। और इसमें क्या होता है, जो इनके पौधे के पुष्प होते हैं जल के अंदर जिस तल में रहते हैं, परागण अपने घनत्व के कारण उसी तल पर तैरते रहते हैं और मादा जननांगों के संपर्क में, जब मादा जननांग के संपर्क में ये आते हैं तो ये परागण कर देते हैं। कुछ जलीय पौधों में नर पुंसक पृथक होकर जल की सतह पर तैरते रहते हैं। मादा पुष्पों के वृंत के अंकुठित हो जाने से मादा पुष्प जल की सतह पर आ जाते हैं। देखिए आपका यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है, चित्र के माध्यम से आप समझिए। आपका यहाँ पर देखिए, आपका ये आपका जो बना है ये आपका क्या है? ये मादा पुष्प है। और जो आपका ये पानी के ऊपर जो छोटा छोटा सा यहाँ पर बना है ये आपका क्या है? ये नर पुष्प है। तो इसी तरीके से आपका जल का भी जो जल के द्वारा जो परागण होता है यानी हाइड्रोफिली होता है, वो आपका जो आपका जल परागण होता है, तो जल परागण भी आपका पौधों में होता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मादा पुष्पों के वृत्त के अकुंडलित हो जाने से मादा पुष्प जल की सतह पर आ जाते हैं। नर पुष्प जब मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं तो परागण हो जाता है। अब जैसे आपका यहाँ पर ये पुष्प, आपका ये मादा पुष्प है और ये नर पुष्प है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जल परागण यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। इसमें आपका एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वेलिसनेरिया में आपका ये जल परागण होता है। और जल परागित पौधे अन्य उदाहरण हैं कौन से? आपके हाइड्रला हैं, आपके इलोडिया और सिरेटोफिलम, ये आपके इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो वेलिसनेरिया के बारे में बताया गया है। तो वेलिसनेरिया में जल परागण कैसे होता है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। आपका यहाँ पर ये मादा पुष्प है, आपका यहाँ पर नर पुष्प है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो इन दोनों में आपका क्या हो जाएगा? जल परागण आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है जंतु परागण। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है जंतु परागण यानी जूफिली आपका किस तरीके से होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर लिखा कि कुछ पौधों में परागण पक्षियों, चमगादड़, घोंघों आदि द्वारा होता है। जैसे आपका बिगनोनिया सेमल में पक्षी द्वारा और कदम्ब सेमल और बाहिनिया में चमगादड़ द्वारा। जलीय आवास में समीपवर्ती क्षेत्रों के पौधों में घोंघों द्वारा परागण होता है। तो यानी जो आपके पौधे जल में पाए जाते हैं, तो कुछ जल में होते हैं तो उनके जो आपके समीपवर्ती क्षेत्र जो पौधे होते हैं उनमें घोंघों द्वारा जो है वो परागण होता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया। तो आपका जो परागण होता है कई तरीके से आपका होता है। आपका एक कीट के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है और जंतु के द्वारा आपका परागण होता है। तो आपको इतनी सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर बताई गई हैं परागण के बारे में। यह आपका कौन सा परागण था? यह आपका क्रॉस पॉलिनेशन था। क्या था आपका यहाँ पर परागण था। तो पर परागण आपका कई तरीके से होता है, जंतुओं के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है, कीटों के द्वारा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं और जल के द्वारा भी होता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर आपका आ जाता है पर परागण से लाभ। तो अब आपका मैंने आपको जो आपका स्वपरागण था उसके लाभ और हानि के बारे में बताया। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके पर परागण है यानी आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है यहाँ पर हम देखेंगे। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है पर परागण से लाभ, एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर परागण से बीजों की नई नई अधिक उन्नत जातियाँ उत्पन्न होती हैं। तो जो आपका पर परागण होता है इससे क्या होता है? इससे आपकी बीजों की नई अधिक उन्नत जातियाँ उत्पन्न होती हैं। ये आपका इसका एडवांटेज हो गया। फिर आपका लिखा कि पर परागण के फलस्वरूप बने बीज स्वस्थ होते हैं। लेकिन मैंने आपको जो आपका जो
स्वपरागण होता है उसके बीज जो हैं बहुत ही दुर्बल होते हैं, ये मैंने आपको बताया। लेकिन जो आपका पर परागण होता है इसके जो बीज होते हैं बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर इसके बाद आपका लिखा कि कृत्रिम पर परागण से रोग अवरोध क्षमता युक्त जातियाँ तैयार की जा सकती है। यानी कृत्रिम आपका अगर कृत्रिम पर भी आपका पर परागण से रोग अवरोध क्षमता युक्त जातियाँ तैयार की जा सकती हैं, ये आपका इसका एडवांटेज होगा। और पौधों में नए लक्षण का समावेश भी आपका होता है, तो जो आपका पर परागण होता है पौधों में नए लक्षणों का भी समावेश इसमें किया जाता है। तो ये आपका हो गया इसके लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, पर परागण की हानियाँ क्या होती हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर परागण के लिए पुष्पों को बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी जो आपको मैंने पहले ही बताया ना कि जो आपका पर परागण होता है किसके द्वारा होता है, आपका कीटों के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा होता है। तो इसके लिए आपका क्या होता है, जो पुष्प होते हैं उनको बाह्य साधनों पर यानी जो आपका जो बाह्य सोर्स होते हैं, बाहर के जो सोर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये आपका इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। फिर अधिक मात्रा में परागण उत्पन्न करने पड़ते हैं, तो जो आपका पर परागण होता है इसमें अधिक मात्रा में आपका जो परागण होता है वो उत्पन्न होता है। रंग, गंध व मकरंद उत्पन्न करने में काफ़ी भोजन सामग्री व्यय करनी पड़ती है और जाति की शुद्धता नहीं रह जाती है, ये आपका इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको आज की इस वीडियो में जो आपका लैंगिक जनन था पौधों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। फिर इसके बाद मैंने आपका जो परागण है, परागण किस तरीके से होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया आपका स्वपरागण और पर परागण कैसे होता है, उनके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता दी। तो इसके आगे के जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी आपका ये जो लेसन है अभी फिनिश नहीं हुआ, इसके बहुत सारे कई टॉपिक बचे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।